गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, हमने गांधी जी पर आपके सामने वादा किया था वीडियो लाने का, तो ये वीडियो स्टार्ट है और टॉपिक है गांधी जी के लोकतंत्र एवं सामाजिक समानता पर गांधी जी क्या सोचते थे, क्या उनकी विचारधाराएं थी और क्या व्यूज़ थे। तो देखिए, इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट अगर आप एग्जाम में डाल देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मेन टॉपिक से निकाल कर 5-6 हेडलाइन निकाल लीजिएगा, मेन जो उसका आधार है टॉपिक का, और उन्हीं के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है अब हमारे साथ आप देखते चलें। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि दो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाले कि गांधी जी ने लोकतंत्र के सामाजिक उत्थान के पक्ष में महत्व दिया। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि गांधी जी लोकतंत्र के क्या थे, समर्थक थे। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र का विरोध करते थे, नहीं, वो लोकतंत्र के समर्थक थे। लेकिन कैसे, सामाजिक लोकतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, और सामाजिक मतलब समाज की अगर कहीं पे बात की जाती है तो उस समाज के अंदर, उस समाज या सोसाइटी में रह रहे सभी व्यक्ति, वस्तु, सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समाज किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कहते, बल्कि समाज मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक समूह है। ठीक है, जिसमें मनुष्य शामिल करता है अपने आप को भी। समाज एक विचारधारा नहीं है, बल्कि समाज एक व्यापक अवधारणा है। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी लोकतंत्र के समर्थक थे और गांधी जी सामाजिक लोकतंत्र के उत्थान के समर्थक थे। वो मानते थे कि यदि समाज के सभी या समस्त जीवों, प्राणियों और समस्त मनुष्य का यदि विकास होगा तो लोकतंत्र का अपने आप विकास हो जाएगा, और लोकतंत्र की विचारधारा केवल मनुष्य के संदर्भ में की जाती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही लोकतंत्र की अवधारणा लाई गई है। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी जो थे अभिजात तंत्रीय लोकतंत्र या पंचवर्षीय मतदान प्रणाली के औपचारिक लोकतंत्र के पक्ष में नहीं थे। अभिजात तंत्रीय से फ्रेंड मतलब होता है कि मतलब आप देखे होंगे निरंकुश शासन, जहाँ पर के राजा लोगों का शासन होता है, राइट। तो ऐसे पक्ष में नहीं थे जहाँ राजा लोगों का शासन हो, और ऐसे भी मतदान के उसमें नहीं थे कि मतलब हर 5 वर्ष पर क्या हो, लोकतंत्र के वहाँ पे चुनाव हो, सबके पक्ष में वो नहीं थे गांधी जी। ठीक है, अब गांधी जी के देखिए, हमने इस तरीके से ये चार्ट, फ्लो चार्ट डाल करके 5-6 हमने इसमें से मेन इंपॉर्टेंट बातें निकाली हैं। तो दलित वर्गों, कुलीन तथा पूंजीपति वर्गों के नियंत्रण के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणा थी गांधी जी के लोकतंत्र में। गांधी जी का लोकतंत्र सर्वोदय से अंत्योदय तक की प्रेरणा से प्रेरित था, और यह क्या करता था, लोकतंत्र में सामाजिक प्राणियों को, मतलब मनुष्य को प्रेरित करता था उनके अधिकारों के प्रति, उनके राइट्स के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक आ चुका है कि गांधी जी के लोकतंत्र में आप पकड़ लीजिएगा अच्छे से, सर्वोदय से अंत्योदय तक का सफर। ठीक है, और सेकंड, आपने अभी ऊपर देखा कि गांधी जी सामाजिक लोकतंत्र के उत्थान के समर्थक थे। तीसरा, मैं आपको बता दूं, गांधी जी का बेसिक आधार किसी भी चीज़ का, उनकी विचारधारा का सत्य और सत्याग्रह और अहिंसा था। ठीक है, तो अहिंसा और सत्याग्रह को आप नॉन वायलेंस को पकड़ लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है गांधी जी के लिए। तो सर्वोदय से अंत्योदय तक का सफ़र फर्स्ट। सेकेंड, आप याद करेंगे सामाजिक लोकतंत्र के उत्थान के समर्थक। थर्ड, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित लोकतंत्र। ठीक है, तीसरा, आदर्श समाज की कल्पना जिसमें व्यक्ति को स्वशासन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आदर्श मतलब गांधी जी एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें व्यक्ति को हर एक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, और व्यक्ति के पास शक्ति हो। ये नहीं कि मतलब ऊपर से उसके ऊपर कोई सेंट्रलाइज तरीके से, केंद्रीकृत तरीके से शासन करे, नहीं। गांधी जी शक्ति के पृथक्करण में विश्वास करते थे। गांधी जी का मानना था कि गांवों को भी स्वशासन, मतलब उनका अपना स्वशासन, अपना अधिकार दिया जाए। इसीलिए गांधी जी, अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के अनुरूप ये अनुच्छेद 40 जो समर्थन किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये गांधीवादी जो विचारधारा है उसी से प्रेरित एक राज्य का डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य को दिया गया निर्देश है जिसे राज्य अपनी नीतियाँ बनाते वक्त लागू करेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 ये शामिल किया गया 36 से 51 के बीच में। ठीक है, तो गांधी जी मानते थे कि ग्राम सभा को पहले हमें सुसंगठित करना चाहिए, गाँवों में ग्राम पंचायत बना करके उनको पूर्ण अधिकार सौंप देने चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के गांधी जी की विचारधारा थी कि शक्ति का हमें विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा।
मतलब शक्ति को एक निचले स्तर तक भी हमें देना चाहिए, ताकि बहुत सारी समस्याएं निचले लेवल पर ही सॉल्व कर ली जाएं और ऊपरी लेवल पर जो संस्थाएं हैं या कोई भी ग्रुप्स हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, राइट। नेक्स्ट, सर्वोदयी उदारवादी लोकतंत्र दलविहीन राजनीति के दर्शन के गांधी जी के लोकतंत्र में दर्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट आप देखिए आगे क्या बोलते हैं। नेता तथा जनता के सादगी तथा समन्वय से परिपूर्ण जन सेवा का भाव। गांधी जी का लोकतंत्र जो था वो सामाजिक उत्थान से प्रेरित था, इसीलिए वे जनता के जो हित हैं और उनके बीच कोऑर्डिनेशन की जो भावना है, समन्वय की, और कहीं न कहीं जनता की सेवा करना, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि यदि चुन कर के जनता भेज रही है, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको पावर्स दे दी गई हैं और आप राज करें, नहीं। आप जनता का सच्चा सेवक बनकर जनता की आवाज़ों को समय-समय पर उठाएँ, जनता के हितों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लें, तथा साथ ही जनता के जो जनता का कल्याण है, जन कल्याण है, उसको केंद्रीकरण करके, मतलब किसी भी नीति का निर्माण करते समय उसको केंद्रीय भूमिका प्रदान की जाए। यही गांधी जी के लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य था। गांधी जी उद्योगवाद मतलब पूंजीवाद जो है उससे रहित समाज की नींव रखना चाहते थे, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर हम कैपिटलिज्म देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म है। यहाँ पर गांधी जी चाहते थे कि धन का एकत्रण ना हो जाए, मतलब धन का कलेक्शन किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना चला जाए, इसलिए गांधी जी पूंजीवाद का विरोध करते थे, ठीक है? इसीलिए गांधी जी ने अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया और कुटीर और लघु उद्योगों को वो ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे। उसका रीज़न यही है क्योंकि कुटीर और लघु उद्योग कहीं न कहीं मार्जिनेबल लेवल पर विलेजेस या माइनॉरिटीज़ एरिया में या रीजनल एरियाज़ में ही स्टार्ट होते हैं। यदि उनको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो डेफ़िनेटली वहाँ के लोगों का कल्याण होगा, और यदि एक गाँव का कल्याण होगा, वहाँ के समस्त निवासियों का कल्याण होगा, तो डेफ़िनेटली जनता का विकास और देश का विकास होगा। इसीलिए गांधी जी कहीं न कहीं उद्योगवाद जो पूंजीवाद का एक प्रमुख आधार था, उसका विरोध करते थे। गांधी जी हिंसा विहीन राजनीति का सूत्रपात किया। देखिए, सही बात है, गांधी जी कभी भी बिल्कुल भी हिंसा नहीं चाहते थे। अहिंसा के प्रेमी थे, जिसका प्रमुख आधार सत्य और अहिंसा। अगर अहिंसा की बात की जाए तो गांधी जी के सभी आंदोलन, अगर आप देखें तो असहयोग आंदोलन, देखिए गांधी जी असहयोग आंदोलन जो 1920-21 में चल रहा था, उसमें जैसे ही 4 फरवरी 1922 को हिंसा हुई तो गांधी जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उस आंदोलन को ही वापस ले लिया था। तो ये गांधी जी की अहिंसा की नीति का सर्वोत्कृष्ट और चरमोत्कृष्ट उदाहरण था। अगर सत्याग्रह की बात की जाए तो गांधी जी का एक प्रमुख आधार सत्याग्रह भी था, किसी कार्य को करने का या किसी कार्यप्रणाली के सिद्धांत को प्रोसेस में लाने का। और सत्याग्रह के एग्जाम्पल देखें तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया, मिल मजदूरी के लिए अहमदाबाद में किया, ये कहीं न कहीं सत्याग्रह ही थे, ठीक है? जिनका प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता, समानता, परोपकारिता के आदर्शों को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में गांधी जी ने सफल प्रयोग किया। सही बात है, देखिए गांधी जी कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। उनका मानना था कि जब जिस वक़्त गांधी जी के समकालीन जो ब्रिटिशर्स थे, गांधी जी मानते थे कि उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की जाए, लेकिन उसका हिंसा के माध्यम से नहीं, अपितु किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से, याचना के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से। गांधी जी समानता पर भी बल देते थे, इसीलिए उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया। अदरवाइज़ अगर वो समानता के प्रेमी ना होते, तो पूंजीवाद को बढ़ावा देते, और समानता के प्रेमी होने के नाते ही वो कुटीर उद्योगों को या रीजनल लेवल पर चल रहे किसी भी काम को और जन कल्याण को महत्व देते थे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, परोपकारिता, दूसरों पर उपकार करना, ठीक है? दूसरों पर उपकार करने के आदर्शों की सामाजिक परिवर्तन की चेष्टा जो थी वो गांधी जी में विद्यमान थी। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। सही बात है, 1930 ईस्वी में मैं आपको बता दूँ, 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है? और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही 12 मार्च से 6 अप्रैल 1931, ठीक है? इसी में गांधी जी ने नमक दांडी मार्च किया था, नमक तोड़ने का कानून के लिए दांडी मार्च 12 अप्रैल से 12 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1931 के बीच में, ठीक है? ये किया था गांधी जी ने दांडी मार्च। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी जो थे वो दल विहीन
लोकतंत्र के मिलावट विहीन अहिंसा का शासन मानते थे, मतलब किसी प्रकार की मिलावट वगैरह कुछ होनी नहीं चाहिए। अब देखिए मैंने शॉर्ट टर्म्स में आपके लिए ये चार्ट फ्लो चार्ट दिया है। ऐसे चार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको जरूर फोकस करिएगा। आप इसे ध्यान से देखेंगे। गांधी जी के लोकतंत्र के आधार, तो देखिए लोकतंत्र के आधार सत्याग्रह, अहिंसा, स्वतंत्रता, समानता, सर्वोदय और परोपकारिता की भावना। मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहला पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा था सर्वोदय से अंत्योदय तक का सफ़र। दूसरा पॉइंट रखा था जो सामाजिक लोकतंत्र था उसके उत्थान के समर्थक थे। तीसरा मैंने सत्याग्रह बताया था। चौथा आपको अहिंसा बताया था। पांचवा स्वतंत्रता और उसके बाद समानता, ठीक है। और नेक्स्ट बताया था परोपकारी। तो उन सभी को मैंने कंक्लूड करके इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको डाल दिया। यदि आप एग्जाम में ऐसा डालते हैं तो एग्जामिनर पर इफेक्ट होता है इस चीज़ का, और डेफिनेटली जो और स्टूडेंट्स हैं उनकी तुलना में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिए, पाश्चात्य लोकतंत्र को गांधी जी कैसे देखते हैं उसको भी ऐड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो छोटे से में काम नहीं चलेगा। जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपके पेज इतने हो जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, तो आप उसको लिखने का कोशिश करिएगा थ्योरी में, और मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने लिख करके लाया हूँ। यही आपके पेपर में लिखने के प्रमुख आधार होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट, गांधी जी पाश्चात्य देशों के लोकतांत्रिक विशेषताओं से संतुष्ट नहीं थे। अब क्यों नहीं थे और भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र आपने देख लिया, और पश्चिमी लोकतंत्र से क्यों संतुष्ट नहीं थे उन पर बात करेंगे। देखिए, शस्त्रों की होड़, गांधी जी का मानना था कि जो ये है, देखिए गांधी जी के समय में आपने देखा 1914 से, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 18 तक, 4 वर्ष तक चला था। तो उसमें गांधी जी ने देख लिया था किस प्रकार से मतलब शस्त्रों की होड़ मची हुई है, कि हमारे पास ज़्यादा हथियार होने चाहिए अगर हमें अपने आप को सिद्ध करना है। और यहाँ पर कहीं न कहीं सुप्रीम पावर बनने की जो एक महत्वाकांक्षा थी वो अलग अलग देशों के मध्य देखी गई, जिसमें मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्रों के बीच में जर्मनी को आप देखेंगे, और इधर रशिया, चाइना, पहले एक एक साथ इनकी विजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो जर्मनी पूरे तरीके से बर्बाद हो गए। तो उसके बाद समस्त वैश्विक दुनिया में हथियारों को बढ़ाने की होड़ पैदा हुई थी। तो गांधी जी का मानना था हथियारों की होड़ कहीं न कहीं हिंसा को बढ़ावा देती है, क्योंकि अगर हमारे पास हथियार होंगे तो हम लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, तो इससे कहीं न कहीं जो हथियारों की होड़ है वो हिंसा को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद। जो साम्राज्यवाद था, ठीक है, इम्पीरियलिज्म, ये क्या करेगा, शोषण को बढ़ावा देगा। देखिए साम्राज्यवाद का मतलब है कि सेंट्रलाइज्ड होना पावर का। अब एक साम्राज्यवाद, हम एक साम्राज्य बना रहे हैं और उसको लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं अपने शक्ति के बल पर। तो ये फैक्ट है कि हमारी जो देश की जनता है कहीं ना कहीं उसके हम अधिकारों का हनन करेंगे, उसके हित में कार्य करने से बिल्कुल भी हम बहुत कम सोचेंगे, और उसके अहित में डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं जहां हमारा अपना स्वयं का कहीं न कहीं हित छुपा होगा। तो इसीलिए साम्राज्यवाद शोषण को बढ़ावा देता है, इसमें समाज के निम्न वर्गीय लोगों का शोषण होता है, ठीक है। पूंजीवाद, देखिए पूंजीवाद धन के एकत्रण को प्रोत्साहित करता है। यही मैं अभी आपको ऊपर समझाया था, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। देखिए अगर मान लीजिए हम कैपिटलिज्म हो जाए तो हमारा देश जो है अभी कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज कैपिटलिस्ट हैं, तो वहाँ पर एक एक व्यक्ति के पास बहुत बहुत सारा धन मिल जाता है, ठीक है। तो इससे जो सामान्य लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उन लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पाती हैं। तो फाइनली पूंजीवाद एक ऐसा विचारधारा है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से धन का कलेक्शन किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष संस्था के पास होता है। नेक्स्ट देखिए, नेतृत्व का अभाव, राजनीति तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है नेतृत्व के अभाव में, और नेतृत्व के अभाव से हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम राजनीति के माध्यम से अपने सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने हेतु समाज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी। ये पुस्तक देख लीजिए, ये वाली हिंद स्वराज 1909 में संसदात्मक व्यवस्था की जननी जो है वो ब्रिटेन की संसद की तुलना बांझ स्त्री से करते हुए, एक बांझ स्त्री जिसका कोई मतलब पुत्र ना हो या संतान ना हो, उसकी तीव्र आलोचना की, ठीक है।
मतलब लोकतंत्र की जननी तो है लेकिन बांझ स्त्री की संज्ञा दी, क्योंकि गांधी जी वेस्टर्न जो थिंकर्स थे या वेस्टर्न कंट्रीज उनकी डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उससे खुश नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने प्रधानमंत्री की भी आलोचना करते हुए कहा है और उनका मानना था कि पीएम संसद से ज़्यादा अपने पद की चिंता करता है, जिसके लिए वह समय समय पर रिश्वत उपहार स्वरूप सम्मानित करता है दूसरों को। क्योंकि देखिए, ये जो लोकतंत्र है यहाँ पर अस्थाई है। हर 5 वर्ष में इलेक्शन होगा तो नया इलेक्टेड होकर कोई भी आएगा, पीएम बनेगा। तो इसलिए सभी कोई चाहता है और ये निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, ये लोकतंत्र का एक ऐसा पिरामिड है, ये मान लीजिए, जहाँ पर चुन कर के आते हैं लोग और समय से पूर्व जा सकते हैं। निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी आपकी सरकार गिर सकती है। तो इसीलिए गांधी जी का मानना था कि जो पीएम की कुर्सी पर होगा, जिसके पास सुप्रीम पावर होगी, वो लोगों को उपहार अन्य चीज़ें दे करके अपने हित में करने का प्रयास करेगा। तो इससे लोकतंत्र का जो महत्व है और जो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, जिनमें कहीं न कहीं जनता का लोक कल्याण की भावनाएं निहित हैं, उनको ठेस पहुंचती है। इसीलिए गांधी जी प्रधानमंत्री की भी तीव्र आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री पद की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी मतदाताओं की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि हम लोग मतदाता हैं। तो मतदाता क्या करते हैं कि मतदाता वो बोलते हैं कि गांधी जी, मतदाता संसद के समान परिवर्तनशील है, कि संसद में हर 5 वर्ष में नए सदस्य चुन करके आते हैं, उसी प्रकार से मतदाता भी परिवर्तनशील हैं। हमारे जो मतदाता के विचार हैं, गांधी जी ने माना है कि एक घड़ी के लोलक के समान है जो इधर उधर झूलते रहते हैं। मतलब घड़ी के लोलक, घड़ी के लोलक से मतलब है, आपने घंटा देखा होगा तो घंटे में जो लोलक होता है वो टाइम बताने वाला, वो राइट लेफ्ट करता रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी तुलना की गई है। मतलब अस्थिर, जिसका कोई स्थायित्व तो है लेकिन वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे ही हमारे विचार अस्थिर हैं। हम जिधर अपना हित सोचते हैं उधर को ही हम क्या करते हैं, दावत का सत्कार और अनुमान करते हैं। तो हम उधर को ही अपना जो है, हमें वोट का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है, उसी को हम इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए, ऊपर के सभी कारणों से, त्रुटियों के कारण पाश्चात्य लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो कहीं न कहीं अपना महत्व खो देती हैं। इसीलिए गांधी जी उनको अलोकतांत्रिक कह गए और वो कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक बन गए हैं। संसद दासता का प्रतीक तथा राष्ट्र का खर्चीला खिलौना है, गांधी जी का एक कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको क्वेट कर सकते हैं एग्जाम लिखते वक्त। संसद दासता का प्रतीक है, मतलब गुलामी का प्रतीक है संसद। और राष्ट्र का खर्चीला खिलौना, खर्चीला खिलौना इसलिए कहा है क्योंकि समय समय पर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं, बहुत धन सरकारी खजाने से खर्च होता है इलेक्शन पर। और साथ ही संसद दासता का प्रतीक क्यों है, क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि अपने आप को सुप्रीम पावर समझते हैं चुने जाने के बाद, क्योंकि जनता ने उनको अपना अधिकार दिया है। अब वो जनता के हित की बात भूल जाते हैं, वहाँ पर अपनी मनमानी करते हैं और निरंकुश होने की कोशिश करते हैं और जनता को गुलाम की भांति ट्रीट करते हैं, इसीलिए उसको दासता का प्रतीक कहा है। खर्चीला इसलिए क्योंकि इसमें धन और समय दोनों का ही अपव्यय होता है। गांधी जी के लोकतंत्र की आलोचना का आधार क्या था, अब आधार देख लीजिए। पाश्चात्य लोकतंत्र में व्याप्त हिंसा तथा असत्य की मनोवृत्ति जो थी, हिंसा थी, असत्य था, खर्चीलापन था, ये सबको देखते हुए गांधी जी लोकतंत्र की आलोचना कर गए। अब गांधी जी के लोकतंत्र का स्वरूप देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। लोकतंत्र का स्वरूप क्या है, गांधी जी राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सत्ता का मतलब पावर जो है, जो रीजनल लेवल है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट कर करके उनको अपना संपूर्ण अधिकार देना चाहिए। अनुशासन और शांति का कीर्तिमान स्वरूप है गांधी जी का लोकतंत्र। गांधी जी का लोकतंत्र जनता और सरकार का समन्वय है, मतलब एक तरीके से सुप्रीम ना बनने और निरंकुशता से बचाने के लिए ये बात लाइन लिखी गई है। मतलब जो पीपल्स है और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है गांधी जी का लोकतंत्र। सेवा तथा त्याग की भावना से मुक्त है, जिसमें प्रतिनिधि जनता की लोक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करता है। सत्य, अहिंसा, ओतप्रोतशील लोकतांत्रिक राज्य गांधी जी का फल फूलित होता है। नेक्स्ट, समानता का आदर्श है गांधी जी का लोकतंत्र और साथ ही समन्वित जन समग्र कल्याण। देखिए, जनता का जो लोकतंत्र है, कहीं न कहीं लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य ही अगर केंद्र बिंदु देखें तो जनता का कल्याण होता है।
और जन मतलब सभी जनता, और समग्र एक विस्तृत लेवल पर कल्याण मतलब उनके हितों की पूर्ति से है। ठीक है। विकेंद्रीकृत लोकतंत्र जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा आपस में हो और एक रीजनल लेवल तक शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कायिक श्रम की योग्यता ही सच्ची योग्यता का आधार है, क्योंकि यह श्रम शासन तथा राज्य की भलाई का कार्य करने के अवसर सबके लिए प्रस्तुत करता है। तो उपरोक्त से अगर हम कहीं न कहीं देखें, तो अगर इसका विश्लेषण करें, तो उपरोक्त सभी से यही बात निश्चित होकर के सामने निकल कर आती है कि गांधी जी का लोकतंत्र सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, समानता तथा साथ ही साथ आपका ये पांचों बिंदु भी देख लीजिए: स्वतंत्रता, परोपकारिता, सर्वोदय, अंत्योदय। ठीक है। साम्राज्यवाद के बचाने के लिए, शस्त्रों की होड़ से बचाने के लिए, पूंजीवाद का विरोध करने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार से बचने के लिए और जनता के जन कल्याण की भावना को ध्यान में केंद्रित करते हुए आगे बढ़ता है। तो आप इस तरीके से गांधी जी के लोकतंत्र पर लिखने की कोशिश करिएगा, बिकॉज़ अगर इस तरीके से लिखते हैं तो डेफ़िनेटली गांधी जी के लोकतंत्र को ज़्यादा अच्छे से गांधी जी की लोकतांत्रिक भावना को आई थिंक हम लोग समझ पाए हैं। तो यहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। तो आप एक बार बहुत अच्छे से इसको लिखने की कोशिश करिएगा, और कम से कम आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका 5 से 6 पेज में लिखा जाना बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिए, यही एग्ज़ाम्स में लिखने का तरीका होता है। वर्ड्स टू वर्ड्स लिखिए, ज़्यादा इधर-उधर की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को दे चुका हूँ। इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक-एक पॉइंट्स में आप कितने सारे पॉइंट्स लिख देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप इन पर विशेष फ़ोकस करें, और विशेष फ़ोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको रट लें, बल्कि इनको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जितना मैंने बोला है इतना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पूरी। अब मुझे आपसे आशा है, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो भी एमए, ग्रेजुएशन में या गांधी जी को पढ़ना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें यूट्यूब सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। और यदि आप हमारे से कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोगों की कुछ क्वेरी है, तो आप हमारे यूट्यूब के अबाउट में जा कर के दिए गए मेल पर हमें मेल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।